नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तैयारी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने का टारगेट बना के चलना है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने पास एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर लेना, फिर मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा और जिससे आपको मैच करना है। और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं ये प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, कितना आपको और इम्प्रूवमेंट करना है अपनी पढ़ाई में। दोस्तों तो बिना टाइम नष्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आज का कि पार्सेक का अर्थ है पैरालैटिक सेकेंड, पैराक्टाइल सेकेंड, पैराबोलिक सेकेंड या पैराकोइड सेकेंड। दोस्तों पार्सेक होता क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं। पार्सेक एक दूरी मापने की इकाई होती है, इसका मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। और दोस्तों एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एसआई सिस्टम में पूरक मात्रक होते हैं 2, 7, 3 और 5। अब दोस्तों यहाँ पे पूरक मात्रक की बात कहा है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। दोस्तों 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो अगर पूरक मात्रक की बात करेगा तो आप 2 आंसर लगाएंगे, और अगर मूल मात्रक की बात करेगा या मूल इकाइयों की बात करेगा तो आप 7 लगाएंगे। अब 2 पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? 2 पूरक राशियाँ होती हैं, उनके 2 पूरक मात्रक होते हैं। एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। ये दोस्तों कोण और घन कोण ये 2 क्या हैं? ये 2 पूरक राशियाँ हैं और इनके मात्रक, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है और घन कोण का स्टेरेडियन होता है। तो दोस्तों रेडियन और स्टेरेडियन ये क्या है? ये 2 मूल मात्रक हो जाएंगे और कोण और घन कोण ये 2 मूल राशियाँ हो जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, 2 पूरक मात्रक होते हैं और 7 मूल मात्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अर्थात आयतनिक विकृति क्या होती है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात आयतन में कितना चेंजिंग हुआ है और मूल आयतन क्या था, इस दोनों के अनुपात को आयतनिक विकृति कहा जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी दिशाओं में समान इलास्टिक गुण रखने वाले मटेरियल को कहा जाता है आदर्श मटेरियल, यूनिफॉर्म मटेरियल, आइसोट्रोपिक मटेरियल या प्रैक्टिकल मटेरियल। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसोट्रोपिक मटेरियल कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि ऐसा मटेरियल जो कि सभी दिशाओं में इलास्टिक गुण रखने वाला होता है उसे आइसोट्रोपिक मटेरियल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग एक गीले रासायनिक आग बुझाने वाले यंत्र के ऊपर एक बैंड में पाया जाता है? अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा है, गीले रासायनिक आग बुझाने वाले यंत्र के ऊपर बैंड में पाया जाता है, तो येलो कलर का होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और फोम जो एक्सटिंग्विशर होता है उसके ऊपर क्रीम कलर का बैंड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, मटेरियल पर या सभी उल्लिखित। दोस्तों प्रतिरोधकता अर्थात रेजिस्टेंस जो होता है मटेरियल पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध जिसमें क्रॉस सेक्शन की लंबाई एल और क्षेत्र ए है तथा प्रतिरोधकता रो दिया गया है जो कि है। अब दोस्तों इसमें आपको फार्मूला फाइंड आउट करना कि क्या फार्मूला बनेगा, जिसमें एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन की लंबाई जो है एल है, क्षेत्रफल ए है और प्रतिरोधकता जो है वो रो है। तो फार्मूला होता है दोस्तों रो एल अपान ए। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रो एल अपान ए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
और इससे एग्ज़ाम में कोई ना कोई न्यूमेरिकल भी बन सकता है दोस्तों, तो फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसड्यूसर के वोल्टेज परिवर्तन के लिए प्रतिरोध परिवर्तन को बदलने के लिए किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, अमीटर, किरचॉफ लॉ या ओम लॉ। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लौह सामग्री सबसे महंगा है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और कॉपर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामान्यतः धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन एकमात्र अधातु जिसमें धात्विक चमक होती है। दोस्तों धातुओं में एक अपना चमक का गुण होता है, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो कि धातुओं की जैसे चमकती है। वो कौन सी धातु है? कार्बन है, आयोडीन है, हीलियम है या आर्गन है? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन एक अधातु के अंतर्गत आती है, लेकिन इसकी जो चमक होती है वो धात्विक चमक अर्थात धातुओं के समान चमक होती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। दोस्तों ध्यान देना कि अगर वस्तु का वेग समय के साथ में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो त्वरण हमेशा पॉजिटिव अर्थात धनात्मक त्वरण आएगा, और अगर वस्तु का वेग समय के साथ में घट रहा है तो त्वरण क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर वेग समय के साथ में बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण आ जाएगा दोस्तों। और ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, अर्थात रिटार्डेशन कहा जाता है। अगर वस्तु का वेग समय के साथ में घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा, इसको रिटार्डेशन या मंदन आप बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पीडोमीटर क्या मापता है? गति, दूरी, घनत्व या दाब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पीडोमीटर दोस्तों गति को मेजरमेंट करता है। दोस्तों जो बाइक वगैरह में आप देखते होंगे मीटर लगा रहता है, यहाँ पे मार्किंग की जाती है, 40 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, 60 की स्पीड है। जैसे एक्सीलरेटर आप बढ़ाते हैं ये मीटर आपको इंडिकेट करता रहता है। तो ये दोस्तों जो आपको इंडिकेट करता है तत्क्षणिक चाल इंडिकेट करता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि तत्क्षणिक चाल जो होता है उसको किससे मेजरमेंट किया जाता है, तो वो भी स्पीडोमीटर ही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या होता है? इकाई के बराबर या बड़ा, इकाई के बराबर या कम, शून्य या इकाई से कम। देखो दोस्तों औसत चाल क्या होता है, सबसे पहले चाल देख लेते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली किसी निश्चित समय में चली गई कुल दूरी उसकी चाल कहलाती है। और वेग क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ये दोनों दोस्तों प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, तो ये न्यूनतम दूरी को कितने समय में तय किया गया है, अर्थात ये विस्थापन कहलाएगा। और तो ये क्या हो जाएगा? वेग। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो जो चाल होता है ये चाल हमेशा वेग से बड़ा होता है। चाल का मान जो होगा हमेशा वेग से बड़ा रहेगा, क्योंकि ये इसमें कुल चली गई दूरी बटे समय होता है, और इसमें क्या होता है? एक निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन बटे समय होता है। तो जब चाल हमेशा बड़ा होता है वेग से, तो औसत चाल भी हमेशा, औसत चाल और औसत वेग की अगर बात करेंगे तो हमेशा औसत चाल भी बड़ा होगा औसत वेग से। फिर पूछा है यहाँ पे कि औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या होगा। दोस्तों दोनों को डिवाइड करोगे तो जब औसत चाल हमेशा बड़ा होता है तो जो औसत वेग होगा वो या फिर इकाई के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इकाई के बराबर, या फिर इकाई का मतलब एक होता है, एक के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर निकल का, निकल क्रोमियम का,
कॉपर क्रोमियम का या मैग्नीज और निकल का। करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइक्रोम, निकिल और कॉपर की मिश्र धातु होती है। अगले क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली की आग बुझाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे? जल अग्निशामक यंत्र, फोम आग बुझाने का यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाई अग्निशामक यंत्र। क्योंकि दोस्तों जो बिजली से आग लगती है उसको बुझाने के लिए मोस्टली CTC एक्सटिंग्यूशर अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास CTC एक्सटिंग्यूशर नहीं अवेलेबल है तो इसकी अनुपस्थिति में आप कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा एक होता है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा दोस्तों, कन्फ्यूज मत होना एग्जाम टाइम में, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन दिया गया है तो आप बिजली की आग को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर, WHO के अनुसार कितने डेसिबल ध्वनि मानव कान के लिए सर्वोत्तम होती है? 45, 75, 35 या 55? दोस्तों 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है इसको WHO ने सर्वोत्तम माना है कि 45 डेसिबल तक जो ध्वनि होगी वो मानव कान के लिए सर्वोत्तम होती है, और 75 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होगी वो मानव कानों के लिए हानिकारक होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट? दोस्तों फार्मूला होता है, अब यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपको लेना है, तो C अपान डिग्री सेल्सियस अपान 5 बराबर F-32 डिवाइड बाई लो। दोस्तों इस फार्मूले में आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे बात का है 0 डिग्री सेल्सियस की, तो यहाँ पे क्या रख देंगे आप? 0 रख देंगे, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जब इसमें 9 से गुणा करोगे तो भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? F-32 बराबर 0, -32 यहाँ पर माइनस का है, बराबर के बाईं ओर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, अर्थात 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है ठोस में, द्रव में, गैस में या बी व सी दोनों, अर्थात द्रव व गैस दोनों में? दोस्तों करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, बी व सी दोनों, क्योंकि संवहन विधि की बात कहा है दोस्तों, 3 विधियाँ होती हैं ऊष्मा के संचरण की, चालन, संवहन और एक होता है विकिरण। दोस्तों जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं वो विकिरण के माध्यम से पहुंचती हैं, और ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन के माध्यम से होता है, तथा द्रव व गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1000 ओम और 10 वाट के रजिस्टर की अधिकतम धारा प्राप्त करने की क्षमता क्या होगी? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, फार्मूला आप नोट कर लीजिए। फार्मूला होता है P बराबर I² R, जहाँ पे P क्या है? पावर, जो कि आपको दिया गया है कितना? 10 वाट। R क्या है? रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध आपको दिया गया है 1000 ओम, और निकालना क्या है? I का मान निकालना है। तो यहाँ से इस फार्मूले से I² बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणे में है, यहाँ बटे में हो जाएगा, P अपान R हो जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब P का मान क्या दिया गया है? 10 वाट है, तो ये 10 हो जाएगा अंडर रूट में 10 बटे R का मान क्या है? 1000 ओम है, तो ये 1000 ओम हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट में 1/100 बचेगा। अब वर्गमूल निकाल लोगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो आपके पास क्या बचेगा? 1/10, अर्थात आप क्या बोल सकते हैं? 0.1 एम्पियर। ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है ये आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, P बराबर आई स्क्वायर आर, आप नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। कोई भी सवाल एग्जाम में आता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट ज्ञात कीजिए जबकि इनपुट 50 हॉर्स पावर तथा घर्षण क्षतियाँ इनपुट के 10% तक हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें क्या फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है इसमें आउटपुट आपको निकालना है, तो आउटपुट बराबर क्या होता है, इनपुट मल्टीप्लाई दक्षता। दोस्तों कितना दिया गया है, घर्षण क्षतियाँ कितनी है, इनपुट के 10% हैं, यानी क्षतियाँ यहाँ पे दिया गया है, तो 100 माइनस 10/100 आप करेंगे। तो 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 90/100। और इनपुट कितना दिया गया है, 50 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 9 45, अर्थात 45 हॉर्स पावर आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 हॉर्स पावर। CGS प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे CGS सिस्टम की बात कहा है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। मात्रक की बात कर रहा है कि CGS सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, अर्ग, डाइन, जूल या न्यूटन। अर्ग होता है दोस्तों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर MKS की बात करता है, MKS प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल हो जाता। डाइन दोस्तों क्या होता है, डाइन CGS सिस्टम में बल का मात्रक होता है, फोर्स का मात्रक CGS में न्यूटन होता है, और MKS में क्या होता है, फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, और CGS में फोर्स का मात्रक डाइन होता है। ऊर्जा का मात्रक CGS में अर्ग हो जाएगा और MKS में जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला कि 136 ग्राम मात्रा वाले पारे का आयतन ज्ञात कीजिए जबकि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है। फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है, 136 ग्राम बटे घनत्व क्या दिया गया है, 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दशमलव हटाओगे यहाँ से, ऊपर एक जीरो बढ़ा लोगे, 136 दहम 1360 यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फार्मूला आप याद कर लीजिए तो न्यूमेरिकल आसानी से आपके लग जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक तांबे की छड़ का हवा में भार 100 ग्राम है, इसे पानी में तोला जाए तो इसका भार 88.5 ग्राम मिला। तांबे का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। और दोस्तों आपेक्षिक घनत्व का बात कहा है, ध्यान देना कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। अब आपेक्षिक घनत्व को निकालेंगे कैसे, आपेक्षिक घनत्व को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हवा में भार क्या है पहले ये नोट कर लेंगे, हवा में भार बटे जल में डुबोने पर भार में कमी। अब हवा में भार कितना है, 100 ग्राम का है, और जब इसको पानी में डुबो के तौला गया तो 88.5 ग्राम का निकला। कितने की कमी हुई, 11.5 ग्राम की कमी हुई। अब इसी फार्मूले में अप्लाई कर दोगे और आंसर आ जाएगा तुरंत। हवा में भार कितना था, 100 ग्राम का था, और पानी में डुबोने पर भार में कमी कितने की आई है, 11.5 की कमी आई है। दशमलव हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, इसको सॉल्व कर लोगे दोस्तों तो समथिंग 8.70 के करीब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसी बेस पे एक सवाल ट्यूबवेल ऑपरेटर के एग्ज़ाम में आया था। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8.70, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गाड़ी एक स्टेशन से 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है तो 1/4 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों दूरी आपको निकालना है न्यूटन
का फार्मूला आप अप्लाई कर दोगे इसमें। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दोस्तों फार्मूला होता है। इससे आपको क्या दिया गया है, दूरी आपको निकालना है, आपको प्रारंभिक वेग दिया गया है, ए का मान पता है और समय आपको दिया गया है। अब समय दोस्तों बाकी तो सब सेकंड में दिया गया है, लेकिन समय क्या दिया गया है, 1/4 मिनट, अर्थात 1 मिनट का चौथाई हिस्सा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60/4 क्या हो जाएगा, 15 सेकंड आ जाएगा। तो 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 15 सेकंड की बात ये कह रहा है। अब इसी फार्मूले में अप्लाई कर दोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू कितना है 5 है, टी कितना हो जाएगा 15 प्लस हाफ ये कितना है 2 है, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। दोस्तों ये आपका फार्मूला है, यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 15 में कितना होता है 225 होता है, और 15 पचे 75, 75 प्लस 225 क्या हो जाएगा 300 मीटर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक कण 0.25 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर 4 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, तो कण का कोणीय वेग निकालना है। दोस्तों कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है, कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा बराबर 2πn हो जाएगा। अब पाई का मान आपको पता है, या फिर ऑप्शन जो आंसर दिया गया है वो पाई में दिया गया है, तो पाई से कोई मतलब ही नहीं। 2πn, यन दोस्तों कितना है, यन का दिया गया है 4 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, तो इसी फार्मूले में आप अप्लाई कर दोगे, ओमेगा बराबर 2πn से 2 गुणे पाई, और एन का मान क्या है 4 चक्कर प्रति सेकंड, 4 दूनी 8, अर्थात 8 पाई आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 पाई। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, हमने यहाँ पे मात्रक नहीं लिखा हुआ है। कोणीय वेग का मात्रक दोस्तों क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है, आप याद कर लीजिएगा, रेडियन प्रति सेकंड होता है कोणीय वेग का मात्रक। ओमेगा बराबर 2πn, इस फार्मूले से आप अप्लाई करके और ओमेगा का मान निकाल सकते हैं, मात्रक दोस्तों रेडियन प्रति सेकंड आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। फिर दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, टेक केयर।